काफ़ी फेमस की अब यूं उर आवत है सजनी मिल जाऊं घर लग के छतियाँ, इस तरह से है। बाकी इतना आता नहीं है, बाकी कुछ रचनाएं जरूर ध्यान रखें। और अब बात करेंगे लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1850 के आसपास। तो जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हुई थी 1887 में। जो कि जन्म हुआ था मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पिता का नाम था लाला मंगली लाल। और इन्हें जिन भाषाओं का ज्ञान था वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी थी। अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं। विशेष उपलब्धियां जो हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का इन्हें गौरव प्राप्त है, और इस उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु था, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। वो जो 25 नवंबर 1882 में प्रकाशित हुआ था, वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो ये बहुत विशेष उपलब्धि रही है इनकी। और एक और उपलब्धि ये है कि रणधीर प्रेम मोहिनी जो इनका नाटक है वो हिंदी का पहला दुखांत नाटक था, जो कि 1878 में आया था। और कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रहलाद चरित इनकी रचना है, जो कि इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी 1895 में। और तप्ता सम्राट नाटक जो है ये हर्षित मैगजीन के 14 फरवरी 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 15 मार्च 1874 के अंक में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो समय देखें तो 1874 ही रहेगा। और रणधीर और प्रेम मोहिनी, तो जो कि ये पहला दुखांत नाटक है 1887 में, और कहीं पे 1888 वैसे ज़्यादा सही रहेगा। तो 1887 और 88 में थोड़ा चेक कर लें। तो और संयुक्ता स्वयंवर, तो ये पृथ्वीराज रासो की कथा पर उन्होंने एक रोमानी कृति लिखी थी, 1885 में ये आई थी। और बाकी परीक्षा गुरु जरूर ध्यान रखें। तो अब कुछ और रचनाकार हैं, तो उनसे पहले कुछ हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको याद रखना है परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, और संपादन जो इन्होंने किया था वो सदा दल साप्ताहिक पत्र का इन्होंने संपादन किया था, जो कि 1874 ईस्वी से दिल्ली से किया था। और इनका जो इसका विलय हुआ था वो 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा में हो गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये भारतीयों के समकालीन और हिंदी गद्य के आरंभिक निर्माता लेखकों में मुख्य हैं। और इनकी एक रचना थी प्रहलाद चरित्र, जो कि 11 दृश्यों का एक बहुत बड़ा नाटक है, लेकिन कई दृष्टियों से एक असफल नाटक माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी ऐसा ही लिखा है। और तप्ता सम्राट जो थी, हमने इनकी रचना की बात की, जहाँ पे तप्ता सम्राट जो नाटक जो है इनका 1874 माना है। बाकी ये हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हुआ था 2 बार, 74 में भी और 75 में भी। तो 74 यहाँ पे ज़्यादा सटीक माना जाएगा। तो इसमें प्राचीन पौराणिक प्रेम कथा पर ही आधारित है। उसमें श्रृंगार विषय की पुरानी चाल का जो एक मतलब बहुत ही पुरानी चाल का जो एक नाटक लिखा है इन्होंने, और ये गुजराती भाषा में इन्होंने एक नाट्य कृति अनुदित होकर जो बुद्धिवर्धक मासिक पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित हुआ था ये। और तप्ता सम्राट नाटक पर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रभाव माना जाता है। तो नाटक और दृश्य काव्य नामक पुस्तिका में भारतेंद्र ने नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक और शकुंतला को दूसरा नाटक और विद्यासुंदर को तीसरा और तप्ता सम्राट को चतुर्थ नाटक माना है। तो इनका जो चतुर्थ नाटक उन्होंने माना है, तो ये इस क्रम में माना है भारतेंद्र जी ने। बाकी इनका जो उपन्यास है वो तो प्रसिद्ध है ही। तो रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ कथन ले लेते हैं, क्योंकि वो उनके पूछे जाते बार बार। तो अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु निकला था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने ही एक और कथन लिखा है कि लाला श्रीनिवास व्यवहार में दक्ष और संसार को ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वउद्देश्य होती थी। और एक और कथन है विजेंद्र स्नातक जी का कि लाला श्रीनिवास दास ने खड़ी बोली की तत्कालीन सीमाओं को पहचान कर स्थानीय प्रयोगों से बचने के लिए बहुत कोशिश की, और उसकी जो भाषा विकृत पछाई उच्चारण के आधार पर लिखे शब्द और प्रयोगों से नहीं बच सकी। तो ऐसा लिखा है स्नातक जी ने। बाकी अब हम राधा चरण गोस्वामी जी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1859 में और मृत्यु हुई थी
1825 में। इनका जन्म स्थान जो है वो वृंदावन रहा है और इनकी प्रसिद्धि का कारण जो था वो 11 नवंबर 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान में खड़ी बोली का विरोध था। बाकी ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल खड़ी बोली के विरोधी रहे हैं, ये खड़ी बोली की ही बाद में जाने गए उसके लिए ही, क्योंकि इन्होंने ये जो थे इन्होंने कविकुल कौमुदी नामक एक संस्था की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य ही था हिंदी का प्रचार करना। तो इस तरह से इन्होंने खड़ी बोली का विरोध किया है, बाकी इसीलिए काफी प्रसिद्ध भी हुए थे। और इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं नवभक्तमाल और दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन और भ्रमर गीत और निपट नादान, विधवा विलाप और भारत संगीत। ये कुछ इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी इससे अलग भी काव्य रचनाएं हैं कुछ कुछ, तो जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे दे दी गई हैं। बाकी और नाटक की बात कर लेते हैं। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। तो ये कुछ नाटक है राधाचरण गोस्वामी जी के। और कुछ रचनाओं का इन्होंने संपादन की बात करें और इन्होंने जो किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो हरिश्चंद्र मैगजीन से प्रभावित होकर इन्होंने भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किया था। ये इन्होंने संपादन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये हरिश्चंद्र मैगजीन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और जो इसके नाम पर उन्होंने भारतीय नाम का एक पत्र निकाला था। और कुछ अनुवाद की बात करें तो बिरजा, जाविजी और मृणमयी। तो ये जो मृणमयी जो है ये कुछ 3 रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। ये बंगला उपन्यासों का अनुवाद किया है इन्होंने। और स्थापना जो की है वो कवि कुल कौमुदी नामक एक संस्था की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार करना। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राधाचरण गोस्वामी जी ने 11 नवंबर 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान में खड़ी बोली का विरोध किया था। और इन्होंने खड़ी बोली के विरोध में ये कहा था कि खड़ी बोली ब्रजभाषा से भिन्न कोई जो खड़ी बोली जो है ब्रजभाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रिया का अंतर है। ये ऐसा इनका मानना था। और खड़ी में कवित्व सवैया आदि सब हिंदी के उत्तम छंदों का निर्माण नहीं हो सकता, ये मानना था। और एक और बात थी कि खड़ी बोली जो है वो उत्तम कविता नहीं है। और दयानंदी, ईसाई और मिशनरी संस्थाओं ने जिस पद का प्रारंभ इस भाषा में किया है वह पूर्णतः काव्य गुण से वंचित है और रसिक समाज उसे डाकिनी समझता है, ऐसा इनका मानना था। और ये ब्रजभाषा के बहुत बड़े समर्थक थे। आप समझ सकते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया तो उसके आधार पर कि ब्रजभाषा के बहुत बड़े समर्थक रहे और खड़ी बोली के विरोधी रहे हैं। तो ये और श्रीधर पाठक ने 20 नवंबर 1887 में इन तर्कों का उत्तर खड़ी बोली के पक्ष में दिया था। बाकी जो श्री गोस्वामी जी ने श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री पर खड़ी बोली का समर्थन करने के कारण व्यक्तिगत आरोप तक लगा दिए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब बात करते हैं राधा कृष्ण दास जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1865 में और मृत्यु हुई थी 1907 में। और इनका पालन पोषण किया था भारतेंदु जी ने, जो कि इनके फुफेरे भाई थे। और इनकी जो पहचान थी वो कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार और पत्रकार इनके रूप में हुई थी। और राधा कृष्ण दास जी ने ही भारतेंदु जी का जो अधूरा नाटक था सती प्रताप उसको पूर्ण किया था। और अब कुछ बात कर लेते हैं इनकी काव्य रचनाओं की। तो बिजयनी विलाप और पृथ्वीराज प्रयाण और देश दशा और विसर्जन, ये कुछ इनके काव्य रचनाएं हैं। ये इन्होंने ब्रजभाषा की तो 13 छोटी बड़ी कविताएं लिखी है। और कुछ अन्य कृतियों में बात करें तो निस्सहाय हिंदू इनकी एक औपचारिक कृति रही है। और औपन्यासिक कृति कहेंगे हम, औपचारिक नहीं, औपन्यासिक कृति है जिसमें इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम समाज की अच्छाई और बुराइयों पर प्रकाश डाला था। बाकी इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे हैं जो कि जिसमें था दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और महाराणा प्रताप सिंह, सती प्रताप, ये 5 नाट्य कृतियां हैं। और जीवनी चरित्र जो था सूरदास, नागरीदास का जीवन चरित्र, भारतेंदु का जीवन चरित्र, ये सभी इन्होंने लिखा था। और इनकी जो काव्य की हम बात कर चुके हैं। और कुछ और लेख थे कि पुरातत्व या मुसलमानी दफ्तरों में हिंदी इत्यादि विषयों पर इन्होंने अपने छोटे छोटे लेख भी लिखे थे। और तो राधा कृष्ण दास जी जो थे ये मूलतः एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। और दुखनी वाला जो इनका प्रथम नाट्य रचना थी, इसमें बाल विवाह और विवाह संबंधी सामाजिक कुरीतियों का वर्णन हुआ है।
और 1898 में महाराजा प्रताप और राजस्थान केसरी इनकी जो सर्वाधिक चर्चित नाट्य रचनाएं रही हैं ये कुछ। और निस्सहाय हिंदू इनकी एक औपन्यासिक कृति है, इसको जरूर ध्यान रखें। और हिंदी भाषा के सामायिक पत्रों का इतिहास शीर्षक से इन्होंने एक बहुत लघु कृति है इनकी, एक हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास, जिसे काशी नागरिक प्रचार सभा का प्रथम प्रकाशन होने का श्रेय प्राप्त है। और 1900 में इन्होंने इस सभा की प्रथम हिंदी रिपोर्ट भी लिखी थी। और इन्होंने जो बाकी हम बात कर ही चुके हैं, भारतेंद्र जी का जो अधूरा नाटक था उसको पूर्ण किया था, सती प्रताप को। और भारत मासा इनकी एक दूसरी रचना है। बाकी बंगाल उपन्यासों का इन्होंने अनुवाद किया, स्वर्णलता, मरता क्या न करता इनका। और निज भाषा उन्नति के मंत्र पर इन्होंने आजीवन चलते हुए इन्होंने काशी नागरिक प्रचार सभा के सभापति बने और सहायक भी थे ये। और इन्होंने नागरिक प्रचार सभा के पत्रिका के 11वें वर्ष जो कि 1906 ईस्वी का संपादन भी किया था। और 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इनके ही प्रयत्नों का ही परिणाम माना जाता है। ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और बात करें देवकी नंदन खत्री जी के बारे में तो इनका जल्दी जल्दी देखते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जा रहा है। जन्म है 1861 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1913 में, जो कि इनका जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर में। और इन्होंने एक निजी प्रेस खोला था जिसका नाम रखा था लहरी प्रेस। और इनकी रचनाएं थी चंद्रकांता, और जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी और बीरेंद्र वीर। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। और उपन्यासों की बात करें तो कुसुम कुमारी 1898 ईस्वी में, मैं यहाँ प्रकाशन वर्ष नहीं बताऊंगी, मैं बस उपन्यास बोल रही हूँ। काजल की कोठरी, भूतनाथ 9वां भाग, और गुप्त गोदना, और अनूठी बेगम, और 9 लखा हार, ये कुछ इनके उपन्यास रहे हैं। और गुप्त गोदाना जो है 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनके जो। और ये अनूठी बेगम जो है 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 9 लखा हार जो था 1999 में। तो ये फ्रेंड्स एंड कंपनी मथुरा और कचौड़ी गली बनारस से ये प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखें। और इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था, सुदर्शन नामक पत्रिका थी वो, और जिसका जो इन्होंने निकाली थी और इसका संपादन किया था माधव प्रसाद मिश्र के संपादन में ये पत्र निकाला था इन्होंने। बाकी तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसलिए देवकी नंदन खत्री जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिए। और देवकी नंदन खत्री जी को इन उपन्यासों को लिखने की प्रेरणा जो मिली थी वो तिलिस्म ई होशरुबा से मिली थी। और चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति जो है ये उर्दू साहित्य के बोस्तान ई ख्याल और दास्तान ई अमीर हमजा के मुकाबले माना गया है। और बाकी रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है, देवकी नंदन खत्री ने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी है जो केवल हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। और जो बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी, ऐसा माना जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे आगे नाटक वगैरह के बारे में तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि उपन्यासों के बारे में, तो बहुत से लोगों का ऐसा माना जाता है कि चंद्रकांता इतना प्रसिद्ध हुआ था कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी तक सीखी थी। बाकी खत्री जी हिंदी के पहले मौलिक उपन्यासकार माने जाते हैं जिनके उपन्यासों को सर्वसाधारण रूप से बहुत ही पसंद किया गया था। और ये पहले मौलिक उपन्यास लेखक थे जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि वे वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्सों में, इसमें किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के का चित्रण का प्रयत्न नहीं है, इनमें ये साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। बाकी बात लास्ट है गोपाल राम गहमरी। तो इनका बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1866 में और मृत्यु हुई थी 1946 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान है गहमर गांव गाजीपुर। इन्हें हिंदी का कॉनन डायल भी कहा जाता है। कॉनन डायल जो है वो अंग्रेजी साहित्य के जासूसी उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए इन्हें हिंदी का कॉनन डायल कहा जाता है। इनकी जो जासूसी कहानियों का संग्रह था बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो कि जासूस की डायरी था जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और हंसराज की डायरी 1941 ईस्वी में। तो ये जासूसी कहानियां जो लिखते थे उनका ये संग्रह थे।
और उपन्यास की बात करें तो अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, डबल जासूस, सिर कटी लाश, जमुना का खून, खूनी कौन और बेगुनाह का खून या मायाविनी और जादूगरनी मनोरमा। तो ये कुछ इनके उपन्यास रहे हैं। बाकी अनुदित नाटक की बात करें तो विद्या विनोद, देश दशा, यौवन योगिनी, दादा और मैं, चित्रांगदा और बनवीर और ब्रह्म वाहन, ये कुछ इनके अनुदित नाटक हैं। तो ये जो उपन्यासों की हम बात कर रहे थे, तो ये उपन्यास इनके पूरे नहीं है, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण वाले यहाँ पे हैं, बस इतना ध्यान रखें, सारे यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो ये गहमर के थे, तो इसलिए ये गहमरी इन्होंने उपनाम लगाए, गहमरी ये कहलाए गए। तो ये कवि और अनुवादक और कथाकार, निबंधकार, नाटककार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और जासूसी उपन्यास के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी, जो कि 1996 से 1946 ईस्वी तक इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की थी और इनकी जो प्रसिद्धि थी उसका मूल आधार भी जासूसी उपन्यास ही रहे हैं। तो गहमर से जासूस नामक एक उपन्यास इन्होंने मासिक पत्र निकाला था, जिसके लिए इन्होंने प्रत्येक मास इन्हें एक जासूसी उपन्यास लिखना पड़ता था। तो ये कुछ अनुदित नाटक के बारे में बात हो गई। तो ये थे हमारे आज के कुछ रचनाकार जो भारतीय मंडल से संबंधित थे, भारतीय युग से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी भी लगभग 4-5 कुछ महत्वपूर्ण थे वो रह गए हैं, लेकिन हमने पहले से करवाए हुए हैं भारतीय युग के, तो आप वहाँ देख सकते हैं। रचनाकार और उनकी रचनाएं करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में संडे को मिल जाएगी। और आपका कोई सुझाव है, कोई विचार है तो प्लीज़ हमें मेल द्वारा या मैसेज द्वारा ज़रूर बताएं। ईमेल ID है magicalstudy.email@gmail.com। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।